Hello students, today we are going to start our new chapter moving charge and magnetism. So students, अभी तक की क्लासेस के अंदर आपने दो कंसेप्ट पढ़े हैं, जैसे कि चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड, दोनों ही चैप्टर में चार्ज रेस्ट पे था एंड आफ्टर दैट इन चैप्टर नंबर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ चार्ज आपने मोशन में सीखा है, चार्ज इन मोशन. So first of all you have to differentiate the characteristics or the properties of charge at rest and charge in motion. Students, whenever the charge is at rest, it produce only electric field. Only electric field. Means if charge is at rest, it is affected by only electric field. So whenever the charge is in motion, it is affected by only magnetic field. Because charge in motion produce current, that is our chapter number 3, plus magnetic field around it. सो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि कोई भी चार्ज, मूविंग चार्ज हम इस चैप्टर में क्यों लेते हैं, चार्ज रेस्ट पे क्यों नहीं लेते, या कोई भी चार्ज अगर रेस्ट पे हो तो वो मैग्नेटिक फोर्स फील क्यों नहीं करता, ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है. व्हाई? बिकॉज चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो उसका खुद का कोई मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस नहीं होता. व्हेन एवर द चार्ज इज एट रेस्ट इटसेल्फ it produce only electric field, not magnetic field. So अगर चार्ज खुद की ही मैग्नेटिक फील्ड जीरो करके रखता है, या ये कह लो कि चार्ज की खुद की कोई मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं जब वो रेस्ट पे होता है, उस टाइम पे दैट्स वाई उसके ऊपर ओनली उसके आसपास की कोई अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस हो सकता है, बट मैग्नेटिक फील्ड का उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता. फर्स्ट थिंग. नाउ अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, कोई सिंगल चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी v की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज इज, किन किन बातों पे डिपेंड करेगा. इफ देर इज अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड q प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड b विद वेलोसिटी v, देन द फोर्स नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इज, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज रेस्ट में हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो चार्ज अगर मोशन में भी होगा तो भी उसके ऊपर फोर्स लगेगा. कितना फोर्स लगेगा हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में, F इज इक्वल टू क्यू ई. दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इज मैग्नेटिक फील्ड इज when a charge is projected at any angle theta, then net resultant force is directly proportional to, first of all, magnitude of charge. Because charge अगर small magnitude का है तो उसके ऊपर force भी कम ही लगेगा, larger magnitude का है तो force भी ज़्यादा लगेगा. Second one, it depend on sign component. Velocity के भी दो कंपोनेंट्स बनते हैं, याद रहे. अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी प्रोजेक्ट करवाया है आपने, अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी प्रोजेक्ट करवाया है किसी वेलोसिटी से, सो देयर इज अ केस व्हेन इट एक्सपीरियंसेस नेट जीरो फोर्स. मीन्स ओनली अगर हम ये कह रहे हैं कि चार्ज रेस्ट पे है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, वो कोई फोर्स फील नहीं करेगा. चार्ज मोशन में है तो भी वो कोई फोर्स फील नहीं करेगा अगर उसको हम पैरेलली प्रोजेक्ट करें या एंटी पैरेलली प्रोजेक्ट करें विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये भी ध्यान में रखना है. सो अगर आप, जैसे कि ये वेलोसिटी है, थीटा एंगल पे है, दो कंपोनेंट्स इसके हम रिजोल्व कर सकते हैं, v cos थीटा एंड v sin थीटा, देन ओनली साइन कंपोनेंट एक्सपीरियंसेस नेट रिजल्टेंट फोर्स, बट cos कंपोनेंट एक्सपीरियंसेस नेट जीरो फोर्स. Now third one is the magnitude of magnetic field, and after combining these all we have force is directly proportional to q v b sin theta.
after removing this proportionality constant, as it is the formula for force experienced by a charge is QEB sin theta. In vector form, we can express this statement in vector form: V cross B. Velocity is a vector quantity, magnetic field is a vector quantity, and hence force is also a vector quantity, charge is scalar quantity. So this is the vector form of magnetic force on a charged particle whenever it is placed in magnetic field. It is projected in magnetic field. So there are 3 points regarding the same. 3 points. First point is charge at rest. Charge at rest feels zero force, zero magnetic force, net resultant zero magnetic force. Second, चार्ज प्रोजेक्टेड पैरेलली, देखो जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो वेलोसिटी जीरो, एंड इफ चार्ज प्रोजेक्टेड पैरेलली देन थीटा विल बी जीरो एंड साइन जीरो इज जीरो, नेट रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो. नाउ चार्ज प्रोजेक्टेड पैरेलली और एंटी पैरेलल with the direction of magnetic field. B is the representation of magnetic field. ओके, जैसे कि E से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, सिमिलरली B से हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे. सो हेयर अगर एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलली या एंटी पैरेलली प्रोजेक्ट किया जाता है, देन ऑल्सो इट विल एक्सपीरियंस नेट जीरो फोर्स. ओके, ऐसे टाइम में भी नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो ही रहेगा. थर्ड केस बनता है कि अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करें, परपेंडिकुलरली, इफ अ चार्ज particle projected perpendicularly, then याद रहे जब भी कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करवाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, सो नेट रिजल्टेंट फोर्स तो मैक्सिमम हो जाता है. एफ नेट इज मैक्सिमम. कितना मैक्सिमम? QVB, मैक्सिमम फोर्स. बट डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम फोर्स इज, जैसे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो यू हैव टू नो दैट हाउ कैन वी फाइंड डायरेक्शन ऑफ नेट रिजल्टेंट फोर्स. उसके लिए आपको कुछ एक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट की हेल्प से बताएं, वेक्टर प्रोडक्ट V क्रॉस B है ना, नेट रिजल्टेंट फोर्स कैसे था? QV क्रॉस B. दिस इज द नेट रिजल्टेंट फोर्स. एंड एज वी नो, जो ये क्रॉस प्रोडक्ट है A क्रॉस B गिव्स C, अनदर वेक्टर, एंड दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B. इसको आप राइट हैंड थंब रूल से भी एक्सप्रेस कर सकते हो. कैसे करेंगे अभी सिखाएंगे. राइट हैंड थंब रूल एंड स्क्रू रूल से भी एक्सप्रेस कर सकते हो. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी एक्सप्रेस कर सकते हो. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. एक एक करके हर एक के बारे में डिस्कस करेंगे. देखिए, राइट हैंड थंब रूल क्या है? इफ our four fingers, if our palm curl along the direction from V to B, velocity of charge particle to B, then direction of net resultant force is given by thumb. For example, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मार्क करने पड़ेंगे.
for the force experienced by a charged particle projected in net magnetic field. Now students, according to right hand thumb rule, let us consider a charged particle, a positive charged particle projected with velocity v in this direction, and magnetic field in this region is, this is the sign of inward magnetic field. और याद रहे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं, अगर क्रॉस कहीं पे भी आ जाए सो इट रिप्रेजेंट परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन. एनी किसी भी प्लेन में अगर आपको इनवर्ड रिप्रेजेंट करवाना है या आउटवर्ड रिप्रेजेंट करवाना है, आउटवर्ड मीन्स डॉट, या ये कह लो डॉट मीन्स आउटवर्ड, दिस साइन रिप्रेजेंट आउटवर्ड डायरेक्शन. नॉट फॉर मैग्नेटिक फील्ड, फॉर एनी physical quantity, for anything you have to represent perpendicularly outward to the plane, then you have to follow this sign. Again, positive charge projected with velocity v in same direction. Now students, by applying right hand thumb rule, velocity vector is normally upward, magnetic field is inward, so velocity vector is upward, magnetic field is inward, then you have to curl your all fingers, 4 fingers, from the direction of velocity to the magnetic field, then thumb represent direction of net resultant force. This is the net resultant force on this charged particle. Now similarly for this, velocity is and magnetic field is outward, then thumb will represent this direction, net resultant force. And one more thing, if the charge is negative, then you have to follow one topic that we have discussed in current electricity, conventional current. अगर नेगेटिव चार्ज की कोई वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना, उससे अपोजिट डायरेक्शन आपको हर एक साइन कन्वेंशन में वेलोसिटी की फॉलो करनी होती है. दोबारा सुने, अगर नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करवा रखा है, देन टू फाइंड नेट रिजल्टेंट फोर्स यू हैव टू फॉलो, टू फाइंड नेट रिजल्टेंट फोर्स यू हैव टू फॉलो द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ the charge particle is projected. बिकॉज हमें पॉजिटिव ये सिखाया गया था कन्वेंशनल करंट में, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट की भी डायरेक्शन वही रहेगी, है ना. नेगेटिव चार्ज बट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट मानी जाती है. सो वहीं से ये लॉजिक आया है. आप जो भी हमारे रूल अप्लाई करोगे, फॉर नेगेटिव चार्ज इट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन. So for example, if a negative charge particle is projected along this direction, then you have to take velocity vector this direction, and magnetic field is inward, so you have to curl your fingers from velocity to the magnetic field, then thumb will represent the net resultant force. And similarly for outward magnetic field, if a negative charge is projected with velocity v upward, then you have to take downward, and magnetic field is outward to the plane of board, then net resultant force is given by thumb. Now what is the screw rule? अब ये screw rule क्या है? Again, V से लेके B तक आप अपने एक, अच्छा इसको भी आप यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू रूल बोलोगे. देखो राइट हैंडेड स्क्रू क्या होता है, जो ऐसे करने से टाइट होता है ना, और जो ऐसे करने से लूज होता है. बट एक लेफ्ट हैंड स्क्रू भी होता है, जैसे कि ये मार्कर के अंदर जो स्क्रू सिस्टम है इसका, वो ऐसे करने से ओपन होता है, और ये क्लोजिंग का सिस्टम है. इसके अंदर तो ये ऐसे इसलिए कर रखा है कि ताकि
इसकी जो इंक है वो बच्चों के लिए हार्मफुल होते हैं, तो बच्चे ना ओपन कर पाए इसे इजीली, इसलिए। सो स्टूडेंट्स, स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल देखें, वेलोसिटी से लेके मैग्नेटिक फील्ड तक, वेलोसिटी से लेके मैग्नेटिक फील्ड तक, वेलोसिटी उस डायरेक्शन में है एंड मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसको प्रोजेक्ट करो, ऐसे रोटेट करवाओ। देन द डायरेक्शन ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन किस डायरेक्शन में सस्पेंड होगा, ये अंदर की तरफ खिसकता जाएगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ सस्पेंशन इज द डायरेक्शन ऑफ नेट रिजल्टेंट फोर्स। नाउ सेम फॉर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या है? C फॉर सेंट्रल फिंगर, C फॉर करंट, F फॉर फोर फिंगर, F फॉर फील्ड, T फॉर थंब, T फॉर थ्रस्ट। So C for central finger, C for current, and the current is taken along the direction of velocity of positive charge. So here the positive charge is moving along this direction, magnetic field is along this direction, then net resultant force, yeah, thrust is F. So by all these three rules, we can find the direction of net resultant magnetic force. And now students, what is the path of charge particle when it is projected perpendicularly to the magnetic field? What is the path of charge particle? Net resultant path. Initial projection is this, but magnetic force is this. Net resultant path is, by parallelogram law of factor addition, this. Again, initial projection is this, net resultant force is this. फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर, फोर्स क्या रहेगा? हरदम परपेंडिकुलर टू दी इनिशियल प्रोजेक्शन। अगेन नेट रिजल्टेंट पाथ, अगेन फोर्स, नेट रिजल्टेंट पाथ, फोर्स इज परपेंडिकुलर, नेट रिजल्टेंट पाथ, फोर्स इज परपेंडिकुलर, एंड द पाथ शुड बी सर्कुलर। सो ये एक और पॉइंट है जो आपको नोट करना है कि एक चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करवाया जा रहा है, इट फॉलोज, इफ अ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड perpendicularly to the magnetic field, it follows a circular path. इस पूरे सर्कुलर पाथ की हम हर एक कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल के दिखाएंगे आपको। बिफोर दैट वी हैव टू फाइंड यूनिट्स। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, SI unit of magnetic field is Tesla. Then what is the significance of 1 Tesla? आपको कोई भी नई फिजिकल क्वांटिटी मिले, so first of all you have to find the definition of unit, and after that when we find the definition of unit, we have to consider that the unit of that definition or that physical quantity is larger or smaller. मीन्स जैसे कि 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट कितना होता है? अगर एक कॉलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में वाइब्रेट कर रहा है फ्रॉम एनी पर्टिकुलर एरिया, देन इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, एंड 1 एम्पियर इज सच बिग अमाउंट ऑफ करंट। सो दैट वी हैव टू यूज माइक्रो, मिली एम्पियर, स्मॉलर यूनिट्स यूज करनी पड़ती हैं। हाँ, similarly 1 Tesla is not a smaller unit, it is also a bigger unit. For example, the formula is F is equal to QVB. By taking B alone, we have F divided by QV. Okay, for perpendicular projection only. Okay, because हमें हर चीज़ें यूनिटी बनानी पड़ती हैं for finding 1 Tesla, हर चीज़ 1 बनाना पड़ता है डेफिनेशन के अंदर। सो दैट्स वाई मैंने साइन थीटा को भी 1 करने के लिए थीटा 90 डिग्री ले लिया। सो नाउ 1 न्यूटन डिवाइड बाय 1 कॉलम एंड वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स, कॉलम पर सेकेंड इज
थोड़ा और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, 1 कॉलम डिवाइड बाय सेकेंड, 1 सेकेंड, इट इज 1 एम्पियर। एक कॉलम ऑफ चार्ज अगर 1 सेकेंड में वाइब्रेट कर रहा है देन इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर एंड 1 न्यूटन। नाउ द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 1 टेस्ला इज 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, 1 एम्पियर ऑफ करंट इनटू 1 मीटर। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन बनाएंगे अब। अगर इफ ये एक वायर की टर्म्स में डेफिनेशन बनेगी, अगर आपको चार्ज की टर्म्स में डेफिनेशन, देखो दोनों ही टर्म अलग अलग हैं, अगर आपको चार्ज की टर्म्स में डेफिनेशन रखनी है देन यू हैव टू फॉलो दिस ओनली, 1 कॉलम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। ये चार्ज की टर्म में, अगर एक चार्ज पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वो चार्ज 1 कॉलम का है, उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, देन द मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन इज सेड टू बी 1 टेस्ला। बट इन केस ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस मीन्स करंट इन अ वायर, अगर एक किसी वायर के अंदर करंट, नंबर ऑफ चार्जेस, किसी वायर के अंदर अगर करंट है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने प्रोजेक्ट करवा रखी है, या करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन if 1 Newton of force is experienced by that wire having a current of 1 ampere and 1 Newton of force per meter, याद रहे ये भी 1 Newton of force per meter, then the magnetic field is said to be 1 Tesla। ये आपको 1 टेस्ला की दो डिफरेंट सिचुएशंस की डेफिनेशंस हैं। ओके, इफ ये डेफिनेशन खुद बना लेना। चार्जेस के केस में, इफ अ चार्ज ऑफ 1 कॉलम प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड experiences a force 1 Newton, then the field in that region is said to be 1 Tesla। And current के केस में, if a current carrying wire experiences a force of 1 Newton per meter having a current of 1 ampere, then the field in that region is 1 Tesla। So 1 Tesla is not a smaller unit, it is a bigger unit, so that's why we have to use another unit, Gauss। Gauss is the CGS unit of magnetic field, it is 10 raised to the power minus 4 Tesla। जब भी अर्थ के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे जियो मैग्नेटिज्म, अर्थ के सरफेस पे हमें जब भी मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ना पड़ता है वो गॉस के अंदर पढ़ते हैं, नियरली 10 raised to the power minus 4 to 10 raised to the power minus 5। नाउ स्टूडेंट्स, जो सर्कुलर पाथ था, यहां पे आते दोबारा से, जो सर्कुलर पाथ था, उस सर्कुलर पाथ के कुछ डायमेंशंस, फॉर एग्जांपल सर्कुलर पाथ की रेडियस, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन दैट सर्कुलर पाथ एंड टाइम पीरियड टू कंप्लीट 1 सर्कल, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारी चीजें। So listen carefully, if a charge particle is projected perpendicularly with velocity v, if a charge particle is projected perpendicularly with velocity v, again by फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप करके देख लीजिए, राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल, किसी भी रूल के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलरली इनवर्ड फोर्स फील हो रहा है। परपेंडिकुलरली इनवर्ड फोर्स मींस फोर्स की डायरेक्शन अगर हम यहां से रिप्रेजेंट करें, ऐसा चार्ज पार्टिकल के ऊपर ऐसा फोर्स लगेगा, बट इनिशियली उसके ऊपर इस डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्शन लगा रखी थी। नेट रिजल्टेंट फोर्स इज दिस एंड द पाथ शुड बी सर्कुलर। सो जो इनवर्ड फोर्स लग रहा है टुवर्ड द सेंटर, हर एक पॉइंट पे जो इनवर्ड फोर्स लग रहा है, कैन आई से दैट द फोर्स फुलफिल द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज फुलफिल्ड बाय हियर मैग्नेटिक फोर्स. मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स बाय फॉर्मूला mv square by r, and magnetic force is qeb as it is projected perpendicularly sin 90 is 1. So radius of the circular path is qb, mv by qb. This is the formula for radius r and qb. Okay, mv divided by qb, radius of the circular path. Now students, how can we find time period of that circular path? Time period is total distance in one complete circle, one complete cycle divided by speed. Speed uniform रहेगी because the circular path is uniform circular path. So 2 pi divided by v into r is mv by qb, so 2 pi m by qb, it is the radius, it is the time period, time to complete one cycle. And now how can we find frequency? Frequency is reciprocal of time period, qb divided by 2 pi m. This is the frequency of the charged particle, means number of cycle completed per unit time or per second. Expression for frequency: angular velocity 2 pi nu, ये ना angular velocity 2 pi nu or 2 pi by t. So qb divided by 2 pi m, this is the formula for nu, and 2 pi as it is. So qb divided by m, this is the formula for angular velocity. Now what is the kinetic energy of that charged particle? ये सभी फॉर्मूले कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की फॉर्म में दिए हुए हैं. सो आपको फॉर्मूले निकालने आने जरूरी है. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वेयर. हाफ एम वी इज वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल. वेलोसिटी यहां से निकाल के ला सकते हो आप. वेलोसिटी इज क्यू बी आर बाय एम. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल. And after substituting this velocity here, q square b square r square divided by m square, and m to m cancel. This is the kinetic energy of charged particle. So students, this is the path of charged particle when we projected the charged particle in perpendicular field. So इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दो कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल अगर किसी एंगल पे प्रोजेक्ट हो रहा है, देन द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज, एंड उस पाथ की भी कॉन्फ़िगरेशंस हमें पढ़नी पड़ती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पे प्रोजेक्ट हो रहा है, देन वी हैव टू फाइंड द पाथ फर्स्ट, एंड द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज हेलिकल. Then we have to find time to complete one circle, frequency of the charged particle similarly, but velocities के दो कंपोनेंट यूज होने लग जाएंगे. सो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इस लेक्चर के अंदर इतना ही. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दें, उसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे. इस क्लास के लिए थैंक यू.